हेलो गाइस, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा पार्ट है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। और ये जो सीरीज है ये 12th क्लास के पर्सपेक्टिव से बनाई जा रही है, जो सीबीएसई सिलेबस को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में। तो इकोनॉमिक्स में गुड्स का मतलब होता है गुड्स आर द आइटम्स दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स एंड प्रोवाइड यूटिलिटी। तो हम गुड्स का कंज्यूम किस लिए करते हैं? ताकि उससे कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, थोड़ा यूटिलिटी मिल जाए। ठीक है, यूटिलिटी वाला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी चीज जिससे हमें यूटिलिटी मिलती हो, ठीक है, तो वो गुड्स होता है। अब वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है ना। ठीक है, तो गुड्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, एक कंज्यूमर गुड्स और एक प्रोड्यूसर गुड्स है। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग कैटेगराइजेशन की गई है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बीच में कैटेगराइज किया है मैंने, क्योंकि हम सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जहाँ पर 2 सेक्टर को लेकर ही स्टडी की जा रही है सिंपलिसिटी के लिए, ताकि इजी हो जाए समझने में। तो पहला सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड है, यानी कंज्यूमर साइड, और दूसरा जो है प्रोड्यूसर है, यानी कि प्रोड्यूसर। इसीलिए मैंने 2 गुड्स कैटेगराइज किए हैं। जो कंज्यूमर यूज करेगा उसे कंज्यूमर गुड्स है, और जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स इज ए कमोडिटी दैट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर। तो यूज्ड बाय द कंज्यूमर, ये मेन पॉइंट है, टू सेटिस्फाई करंट वांट्स और नीड्स रादर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? तो ऐसे गुड्स जो कंज्यूमर द्वारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं किए जाते, सिर्फ सेटिस्फेक्शन लेने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, और प्रोड्यूसर गुड्स कौन से होंगे? प्रोड्यूसर गुड इज अ कमोडिटी विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर द्वारा यूज किया जाता है। और किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हम कंज्यूमर गुड्स को और ज्यादा डिटेल में कैटेगराइज करें, तो यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स को और 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी ड्यूरेबल और तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स कंज्यूमर गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू बहुत हाई होती है, यानी कि वो महंगे मिलते हैं। ठीक है, और अगर देखा जाए तो हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है ऐसे गुड्स की, यानी कि हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि वो ज्यादा समय तक चल पाते हैं। ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल तक। ठीक है, 8-9 साल, ये नहीं कि 1 साल 2 साल ही चल गए और बेकार हो गए। तो ड्यूरेबल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू हाई होती है और वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे फैन हो गया, कार, एसी, कोई फर्नीचर हो गया। ठीक है, तो वो सारे ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स जो है वो थोड़ा लेस वैल्यूएबल होता है, थोड़ा कम महंगा होता है ड्यूरेबल गुड्स के कंपैरिजन में, और इसकी जो लाइफ होती है वो ज्यादा से ज्यादा 3 या 2 या 1 साल तक ही चलेगा। ठीक है, तो बहुत कम इनकी लाइफ होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मोबाइल है, क्लोथ्स है, मोबाइल 1-1.5 साल या 2 साल तक चल जाता है। पर हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जो कई 5 साल तक भी चला के रखते हैं, वो डिपेंड करता है। पर अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जो कम समय तक चलते हैं और उनकी वैल्यू ज्यादा हाई नहीं होती है ना, कंपेरेटिवली ड्यूरेबल गुड्स के कंपेरिजन में। तीसरा है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं वो एक तरीके से चीप होते हैं, थोड़ा सस्ता होते हैं, सेमी ड्यूरेबल से भी सस्ते होते हैं। ठीक है, और ये खास बात है इनमें कि इसका हम सिंगल यूज ही कर पाते हैं, बस 1 टाइम यूज। एक बार इस्तेमाल कर लिया तो दोबारा ये खत्म हो जाता है, दोबारा हम इसे रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, तो मिल्क हमने चाय बना ली, तो अब चाय में से दूध तो नहीं निकाला जा सकता, तो वो कंज्यूम हो गया, एक बार खत्म हो गया। बटर हो गया, तो उसे यूज कर लिए तो दोबारा, फल फ्रूट हमने खा लिए तो दोबारा हम उसे यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंज्यूमर गुड्स के कैटेगरी में है। एक और कई बुक्स में दे रखा है इनटेंजिबल गुड्स, यानी कि सर्विसेज को भी इसमें दे रखा है। ठीक है, ये इनटेंजिबल गुड्स होते हैं, इनटेंजिबल गुड्स, तो जिसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, ओनली महसूस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे टेंजिबल थे जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। ठीक है, तो सर्विसेज में जैसे लॉयर की सर्विसेज आ गई, डॉक्टर की सर्विसेज आ गई, टीचिंग की सर्विसेज आ गई,
है ना, ये सारी चीजें जो है वो सर्विसेज में काउंट होती है। तो किसी बुक्स में दे रखा है, कई कई अलग अलग राइटर्स ने इसे इंक्लूड कर रखा है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने भी यहाँ बता दिया, ठीक है। तो अब प्रोड्यूसर गुड्स पे आते हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स जो है मैंने बताया प्रोड्यूसर द्वारा यूज किए जाते हैं और प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। यानी कि उन गुड्स का यूज करके और ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। तो इनके दो टाइप्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं और नॉन कैपिटल गुड्स हैं। यानी कि प्रोड्यूसर दो टाइप्स के गुड्स ही यूज करता है, एक कैपिटल और एक नॉन कैपिटल। तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? तो कैपिटल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं और लंबे समय के लिए। ये याद रखना, लंबे समय के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि 1-2 साल यूज किया फिर वो खराब हो जाती है। तो उनका यानी कि ड्यूरेबल कैटेगरी की है, ठीक है। यानी कि ड्यूरेबल, जिसकी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है। तो ऐसे ही कैपिटल गुड्स जो होता है वो प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज किया जाता है और वो कई सालों तक यूज में लाया जाता है प्रोडक्शन के लिए। इनकी हाई वैल्यू होती है और दूसरी हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, जो प्रोड्यूसर यूज करते हैं। अब अगर कोई फर्म जो है वो लैपटॉप्स यूज कर रही है तो वो भी कैपिटल गुड्स के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी वैल्यू हाई होती है और वो कई साल तक चल जाते हैं, ठीक है। नॉन कैपिटल गुड्स, तो नॉन कैपिटल गुड्स भी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जाते हैं पर इनकी वैल्यू इतनी हाई नहीं होती है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स को छोड़कर और जितने भी गुड्स होते हैं वो सारे नॉन कैपिटल गुड्स होते हैं। जैसे रॉ मटेरियल यूज कर लिया हमने, छोटे मोटे इक्विपमेंट हो गए, ठीक है, जिनकी वैल्यू हाई नहीं है पर वो एज अ मशीन के तौर पे, जैसे नट बोल्ट हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें, तो वो नॉन कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आता है। अब आप गुड्स को अलग तरीके से भी कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये जो कैटेगरी की गई है, क्लासिफाइड किया गया है, ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फाइनल यूजर। यानी कि इसे यूज कौन कर रहा है, इसका फाइनल यूजर कौन है, ठीक है। तो ये इसमें फाइनल गुड्स आते हैं और दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। तो देखते हैं फाइनल गुड्स कौन से होते हैं। तो फाइनल गुड्स इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशंस और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। यानी कि वो कंजम्पशंस के लिए यूज किए जाते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि दोज गुड्स विच आर रेडी टू कंज्यूम बाय इट्स फाइनल कंज्यूमर, जो फाइनल कंज्यूमर द्वारा बिल्कुल तैयार हो जाती हैं कंज्यूम करने के लिए। अब इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक गुड्स जब वो फैक्ट्री में होता है और जो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है तो एक लंबी जर्नी तय करता है वो, ठीक है। पहले वो फैक्ट्री में रहेगा, फिर उसके बाद वो होलसेलर के पास आएगा, होलसेलर से वो डीलर के पास आएगा, रिटेलर के पास आएगा और रिटेलर के पास आने के बाद फिर वो फाइनल कंज्यूमर के पास जाता है। तो जब वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा तब हम उसे फाइनल गुड्स मानेंगे, पर उससे पहले अगर वो कहीं पर है तो वो फाइनल गुड्स नहीं माना जाएगा, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट माना जाएगा, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फाइनल गुड्स कौन से गुड्स हुए? जो विच आर रेडी टू कंज्यूम बाय इट्स फाइनल कंज्यूमर, ठीक है, जो रेडी हैं बिल्कुल कंज्यूम करने के लिए और फिर उनकी जर्नी खत्म हो जाती है गुड्स की, ठीक है। तो गुड्स की जो जर्नी है वो एंड हो जाती है जब, तो वो फाइनल गुड्स कहलाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं देखते हैं। So intermediate goods, it refers to those goods which are used either for resale purpose, reselling की जाती है, और for further productions, और दोबारा कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या दूसरी भाषा में अगर देखें तो those goods which are not yet ready to consume by its final consumer। जैसे मैंने बताया था कि रिटेलर के बाद अगर कोई कंज्यूमर खरीद रहा है, ठीक है, कंज्यूम करने के लिए, तो वो फाइनल गुड्स हो जाता है। पर उससे पहले अगर वो रिटेलर, होलसेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर के पास है कहीं, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो जब गुड्स की जर्नी खत्म हो जाती है, जहां पर लास्ट पॉइंट आता है वो फाइनल गुड्स हो जाता है। उससे पहले अगर वो कहीं पर है, उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है या अभी रेडी नहीं है कंज्यूम करने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है, ठीक है। तो आइए डिफरेंस देखते हैं, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? विच आर रेडी टू यूज फॉर कंजम्पशन, जो कंजम्पशन के लिए तैयार होते हैं यूज करने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया। और इंटरमीडिएट कैसे होते हैं? नॉट रेडी टू यूज फॉर कंजम्पशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है वैल्यू इज नॉट एडेड
और इंटरमीडिएट में वैल्यू एडिशन इज येट टू बी कंसिडर्ड। अब इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था कि अगर वो रिटेलर से पहले जब उनकी जर्नी खत्म नहीं होती तो वो हो सकता है कि वो मैन्युफैक्चरर में ही अभी हो या होलसेलर के पास हो वो गुड्स या फिर रिटेलर के पास हो, ये सारी चीजें। तो हर एक जो जहां से गुजर रहे हैं वो हर एक स्टेशन मान लेते हैं कि एक ट्रेन जो है वो अपने पॉइंट से निकली और डेस्टिनेशन तक पहुंच रही है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी तो वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। उससे पहले अगर कहीं पर भी है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो अगर वो हर एक स्टेशन पे पहुंच रही है, हर एक एजेंट से होकर गुजर रही है, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वैल्यू बढ़ा देता है उस गुड्स की, क्योंकि उसने अपनी मेहनत एफर्ट, क्योंकि प्रॉफिट कमाना है ना उसे। वैसे ही होलसेलर के पास जाता है तो होलसेलर भी थोड़ा प्राइस बढ़ाकर बेचता है, ठीक है। रिटेलर के पास आता है तो रिटेलर भी थोड़ा प्राइस बढ़ा के बेचता है। क्या कंज्यूमर के पास जब आता है तो क्या उसमें वैल्यू और ऐड की जाती है? नहीं, उसे तो कंज्यूम करनी है, उसे तो आगे बेचना ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स में वैल्यू ऐड नहीं की जाती, इंटरमीडिएट में वैल्यू ऐड की जाती है। थर्ड पॉइंट है क्लोज्ड प्रोडक्शन लाइन। तो फाइनल गुड्स जो होता है वो प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर चुका होता है, ठीक है। यानी कि जब लास्ट जर्नी जब उसकी कंप्लीट हो गई तो उसके आगे अब उसे कहीं मूव नहीं करना है, ठीक है। तो वो प्रोडक्शन लाइन क्लोज कर चुका होता है। इसका मतलब ये है कि उसमें अब कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज नहीं होने वाली, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने वाला है, एडवर्टीजमेंट उसमें नहीं होने वाला है, मार्केटिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं होने वाली हैं उसमें। और इंटरमीडिएट में क्या होता है कि नॉट क्लोज्ड प्रोडक्शन लाइन, यानी कि वो प्रोडक्शन लाइन में ही होता है, अभी उसमें चेंजेस होते रहते हैं या वैल्यू एडिशन होता रहता है, ठीक है। और जब प्रोडक्शन लाइन वो क्रॉस कर चुका होता है तब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर लेता है। फोर्थ पॉइंट है इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये फाइनल गुड्स जो हैं इनका अमाउंट नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट का नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये आगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो इस बात को आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स को थोड़ा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। ये चार्ट जो मैंने बनाया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चार्ट आपको रिमेम्बर हो गया तो आपको कभी भी फाइनल और इंटरमीडिएट के डिस्टिंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे कि फाइनल गुड्स कौन सा है और इंटरमीडिएट कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो फाइनल गुड्स में दो कैटेगरी है, पता है हमें फाइनल गुड्स कौन सा होता है, जो रेडी टू कंज्यूम होता है, ठीक है, और ये रेडी टू कंज्यूम नहीं होता, इसमें वैल्यू एडिशन करनी होती है, ठीक है। तो फाइनल गुड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कैपिटल गुड्स और एक कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए की जाती है और इनका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का होता है, पैसा कमाने के लिए ये कैपिटल गुड्स खरीदे जाते हैं, ठीक है। और इसमें ये ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आता है ना, क्योंकि हाई वैल्यू होती है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरेबल गुड्स के मिलते हैं ना कैपिटल गुड्स में, हमने जो पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है कंज्यूमर गुड्स है। तो कंज्यूमर गुड्स जो है वो कंजम्पशन पर्पस के लिए किया जाएगा, ठीक है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। इनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। और इनमें तीनों टाइप्स के गुड्स शामिल हो जाते हैं, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रहे हैं तो वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अदरवाइज इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं ये ओनली यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी गुड्स हो तो पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोड्यूसर इसे यूज कर रहा है या कंज्यूमर यूज कर रहा है। अगर प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो देखो प्रोड्यूसर ये भी है, क्योंकि कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर यूज करता है, ये प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, ये कंज्यूमर यूज कर रहा है। और इंटरमीडिएट में सिर्फ प्रोड्यूसर ही यूज करता है, ठीक है। और इनका ऑब्जेक्टिव होता है पैसा कमाना, है ना, मनी, प्रॉफिट, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर द्वारा यूज किए जाते हैं दो पर्पस के लिए। पहला है अगर वो रीसेलिंग पर्पस के लिए खरीद रहा है, ठीक है, चाहे वो ड्यूरेबल हो, सेमी ड्यूरेबल हो या नॉन ड्यूरेबल हो, तब वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है अगर रीसेलिंग पर्पस है तो। बट अगर वो प्रोडक्शन यूज के लिए कर रहा है, प्रोड्यूसर है, प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, पर जो भी गुड्स वो यूज कर रहा है वो सिंगल यूज है, तो अगर एक बार उसने इस्तेमाल कर लिया प्रोडक्शन प्रोसेस में तो वो दोबारा नहीं कर सकता, जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये पूरा चार्ट है, अगर इस चार्ट को आप समझ गए तो इजीली जो है आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि कौन सा कैपिटल गुड्स है, कौन सा फाइनल गुड्स है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है, चुटकियों में, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इसे देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लेरिफाई हो जाएगा आपको, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं। जैसा है परचेज ऑफ ट्रैक्टर बाय फार्मर, तो अब फार्मर आ गया, फार्मर, ये याद रखना फार्मर है। तो फार्मर क्या है, कंज्यूमर है या प्रोड्यूसर है? प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर है तो देखो इंटरमीडिएट में पहले देखते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट में प्रोड्यूसर्स ही यूज करते हैं। तो क्या रीसेलिंग पर्पज के लिए फार्मर्स ट्रैक्टर खरीद रहा है? नहीं, रीसेलिंग के लिए नहीं करते, तो ये कट हो गया। दूसरा है क्या सिंगल यूज होता है ट्रैक्टर का? नहीं, ये तो एज ए रॉ मटेरियल यूज नहीं होता, ये तो क्या बहुत सालों तक यूज होता है। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है। तो अब कौन से गुड्स हो सकते हैं? फाइनल्स पे चलते हैं, ठीक है। तो देखो फाइनल्स में एक कैपिटल गुड्स है और एक कंज्यूमर गुड्स है। तो कि कंज्यूमर गुड्स तो है नहीं, क्योंकि इसे कंज्यूमर यूज करते हैं, क्योंकि फार्मर जो है एक प्रोड्यूसर है। तो इसका मतलब इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रही है आपकी गुड्स। तो कैपिटल गुड्स है ट्रैक्टर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैपिटल गुड्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच कर रही हैं। क्योंकि ट्रैक्टर की वैल्यू बहुत हाई होती है ना, महंगे में मिलते हैं, और इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। वो 8-9 साल तक, 10 साल तक, या कभी कभी 15-20 साल तक भी चल जाता है ट्रैक्टर, ठीक है, अगर उसे सही से चलाया गया तो, बस शर्तें, ठीक है। तो इसका मतलब जो ट्रैक्टर फार्मर द्वारा खरीदा गया है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए खरीदा गया है, पैसा कमाने के लिए, ड्यूरेबल गुड्स है, कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आ रहा है, इसीलिए वो क्या है, फाइनल गुड्स है, ठीक है। दूसरा देखते हैं परचेज ऑफ ईटेबल्स बाय फर्म। अब फर्म भी आ गया, यानी कि प्रोड्यूसर है। तो अगर प्रोड्यूसर आ गया तो इसका मतलब ये पॉइंट तो नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कंज्यूमर गुड्स है। तो इसका मतलब ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ईटेबल्स, यानी ईटेबल्स मतलब खाने पीने की चीजें। तो वर्कर्स के लिए मंगाते हैं ना खाने पीने की चीजें, फर्म जो है, मालिक जो है। तो क्या जो ईटेबल्स हैं क्या वो कैपिटल गुड्स हैं? नहीं, वो तो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, देखो हाँ, पैसा कमाने के लिए खरीदा जा रहा है, क्योंकि अगर उनकी सेहत होगी, उनको खाना पीना है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पस तो है इसका, पर वो कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि ईटेबल्स जो है वो सिंगल यूज होता है, वो लंबे समय तक नहीं चलता है। आप कोई खाना, स्नैक्स या कुछ फूड लेके आ रहे हो, तो एक बार यूज कर लिया तो क्या दोबारा यूज कर सकते हो? नहीं, तो इसका मतलब वो कैपिटल गुड्स नहीं है। तो अब बचा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स बचा, ठीक है। और प्रोड्यूसर है ये फर्म, ठीक है। तो क्या रीसेलिंग पर्पस के लिए वो ईटेबल्स मंगा रहा है, जो खाने पीने की चीजें हैं? नहीं, रीसेलिंग, तो इसका मतलब क्या है, ये सिंगल यूज के लिए वो मंगा रहा है, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है मिल्क परचेज्ड बाय होटल। अब देखो होटल जो है वो क्या है, एक प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर है और ये मिल्क खरीदा जा रहा है। तो मिल्क तो कैपिटल गुड्स होते नहीं है, क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं चल पाते, एक बार यूज कर लिया तो वो खत्म हो जाता, और इनकी वैल्यू भी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती। तो इसका मतलब ना तो ये कंज्यूमर, इस पे नहीं जाना है क्योंकि ये कंज्यूमर यूज करता है, क्योंकि होटल है तो फर्म है यानी कि प्रोड्यूसर है, तो इस पे नहीं जाना है, कैपिटल गुड्स है ही नहीं, तो इसका मतलब ये है ही नहीं फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट पे चलते हैं, क्या रीसेलिंग पर्पज के लिए होटल ने मिल्क खरीदा है? नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल यूज के लिए उसने खरीदा है, रॉ मटेरियल, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। फोर्थ है एक्सपेंडिचर ऑन फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स। तो फार्मर फिर प्रोड्यूसर आ गया, फर्टिलाइजर्स है, तो ये कैपिटल गुड्स है ही नहीं, क्योंकि ये तो कंज्यूमर है, ये कट हो गया पहले से ही। ये प्रोड्यूसर है, तो कैपिटल गुड्स होते नहीं है फर्टिलाइजर्स, वो सिंगल यूज होता है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट है, रीसेलिंग पर्पज के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, सिंगल यूज के लिए, एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है फिफ्थ, कार परचेज बाय हाउस होल्ड। अब देखो हाउस होल्ड जो है वो प्रोड्यूसर तो होता नहीं है, तो हाउस होल्ड कौन होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसका मतलब कंज्यूमर तो एक ही है, तो इसका मतलब ये किस कैटेगरी में आ रहा है, फाइनल गुड्स की कैटेगरी। क्यों? क्योंकि जो कार खरीदी गई है वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए खरीदी गई है, ठीक है, उसे रीसेलिंग पर्पज और या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पज नहीं है, एक तरीके से कंजम्पशन पर्पज के लिए खरीदी गई है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। अब वो ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये कंज्यूमर गुड्स है और ये फाइनल गुड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा, ठीक है। तो आगे आइए देखते हैं 7-6 जो है मोबाइल सेट्स परचेज्ड बाय मोबाइल डीलर्स। अब मोबाइल डीलर कौन हो सकता है, एक सेलर हो सकता है, यानी कि प्रोड्यूसर एक तरीके से, ठीक है। तो प्रोड्यूसर है, मोबाइल खरीदा गया है, तो मोबाइल, यस, मोबाइल जो है वो एक तरीके से कैपिटल गुड्स नहीं होते, ठीक है, क्योंकि हमने जो क्लासिफाई किया था ये देख लेते हैं। तो मोबाइल को हमने सेमी ड्यूरेबल गुड्स में माना था, पर यहाँ तो ड्यूरेबल गुड्स हैं,
तो इसका मतलब मोबाइल तो है नहीं इसका, ठीक है, तो वो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं। हाँ, वैल्यू महंगी होती है पर वो कई सालों तक नहीं चल पाती हैं, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसीलिए हम कैपिटल गुड्स नहीं बोल सकते उसे, ठीक है। तो का मोबाइल सेट्स परचेज बाय मोबाइल डीलर प्रोड्यूसर है, कैपिटल गुड्स में नहीं आ रहा है, प्रोड्यूसर है तो ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ चलते हैं इंटरमीडिएट वाले साइड में। तो क्या वो सिंगल यूज होता है इसका? नहीं, मोबाइल तो सिंगल यूज नहीं होता है, ये तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है, या नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। तो क्या वो रीसेलिंग पर्पज के लिए कर रहा है? हाँ, जो मोबाइल डीलर्स होते हैं वो उन्हें आगे कंज्यूमर्स को बेचने के लिए, दोबारा बेचने के लिए रीसेलिंग पर्पज होता है इनका, और इसमें ये सेमी ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। 7th है चॉक्स एंड डस्टर यूज्ड बाय स्कूल्स। अब देखो स्कूल, ठीक है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि स्कूल जो है वो क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर्स तो यहाँ पर आता है और एक यहाँ पर आता है, ठीक है, एक यहाँ आता है और एक यहाँ आता है। तो प्रोड्यूसर्स में अगर फाइनल गुड्स के अंदर देखें तो ये तो कैपिटल गुड्स है, चौक और डस्टर तो कैपिटल गुड्स नहीं होते, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई नहीं होती और ये 10-15 साल तक भी नहीं चल पाते हैं, या 5-6 साल तक। तो इसका मतलब ये फाइनल गुड्स तो है ही नहीं है, ठीक है। तो अब कौन से बचे? क्या रीसेलिंग पर्पज के लिए स्कूल्स, यानी कि दोबारा बेचेगा उसे? नहीं, चॉक्स और डस्टर तो दोबारा नहीं। तो इसका मतलब क्या है? ये सिंगल यूज है चॉक्स। डस्टर की अगर बात करें तो हाँ, डस्टर कुछ साल तक चल जाता है, तो आप इसमें सेमी ड्यूरेबल भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि सेमी ड्यूरेबल ये इसी का पार्ट बन जाता है, एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है स्कूल्स का? सर्विस प्रोवाइड करना। तो उसके लिए जो भी खर्चे हो रहे हैं वो इंटरमीडिएट माने जाते हैं कई केसेस में, ठीक है। 8th है लोअर फी पेड बाय फर्म। फर्म ने लोअर फी पे की है, ठीक है, तो ये भी इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि प्रोडक्शन करने से पहले जितने भी ज्यादातर खर्चे होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, अगर वो कैपिटल गुड्स नहीं है तो फी पे की गई है, तो ये तो सर्विसेज है, तो ये तो गुड्स है नहीं, कैपिटल गुड्स है ही नहीं, तो ये तो कैटेगरी को खत्म हो गई। फर्म है तो कंज्यूमर तो हो नहीं सकता, ये भी खत्म, और ये इसका मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स है। हाँ, रीसेलिंग पर्पज के लिए नहीं किया गया है, एक तरीके से सिंगल यूज आप मान सकते हो, ठीक है, एज ए रॉ मटेरियल, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑल मशीनरीज आर कैपिटल गुड्स। तो क्या ये सही है? मतलब सभी मशीनरीज जो होती हैं वो क्या कैपिटल गुड्स होती हैं? तो ये आपको रिफ्यूट और डिफेंड करना है, यानी कि सही और गलत बताना है। तो क्या लग रहा है आपको? सभी मशीनरीज कैपिटल गुड्स होती हैं। हमने कैपिटल गुड्स पढ़ा था, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है, लंबे समय तक यूज किया जाता है और महंगी होती हैं। तो क्या सभी मशीनें कैपिटल गुड्स होती हैं? तो इसका आंसर है नहीं, नो। क्यों नो है? क्योंकि मशीनरी में तो मोबाइल भी आता है, तो मोबाइल तो कैपिटल गुड्स है नहीं, तो मोबाइल से ही पता चल गया कि ये स्टेटमेंट जो थी वो क्या थी? गलत थी, क्योंकि मोबाइल एक मशीन है पर वो कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। डिफेंड और रिफ्यूट करना है कि सभी कैपिटल गुड्स होते हैं, पूंजीगत वस्तुएं प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सभी प्रोड्यूसर गुड्स जो है वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। तो ये भी इसका आंसर है यस, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि हमने जो कैटेगराइज किया था प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स के बीच में, तो देखो प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल और नॉन कैपिटल गुड्स दोनों आ रहे हैं, रॉ मटेरियल भी आ रहे हैं इसमें। तो हाँ, कैपिटल सभी जितने भी कैपिटल गुड्स होंगे वो प्रोड्यूसर गुड्स होंगे, पर जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होंगे क्या वो कैपिटल गुड्स होंगे? नहीं, क्योंकि इसमें ये भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है यस, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल भी इंक्लूड होता है प्रोड्यूसर गुड्स में, ठीक है। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का अगर सिंपल फॉर्म बताया जाए तो पैसा लगाना, ठीक है। तो पैसा लगाना जिससे कुछ रिटर्न मिल सके, ठीक है। तो आप देखते हैं इकोनॉमिक्स में इसकी क्या डेफिनेशन गिवन है। तो इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड विच आर नॉट कंज्यूम्ड एट प्रेजेंट टाइम, रादर इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर मेनी ईयर्स। तो कई सालों तक इनका इस्तेमाल किया जाता है और पैसा कमाने के लिए किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। या फिर आप दूसरे तरीके से बोल सकते हो कि नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज खरीदना या जो स्टॉक होता है गुड्स का, उसमें बढ़ोतरी होना। तो अगर उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, कुछ खरीद रहा है प्रोड्यूसर उसमें, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट
का मतलब होता है स्टॉक में चेंजेस होना, स्टॉक और फ्लो आगे कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो डिटेल में। तो स्टॉक तो कैपिटल यानी कि पूंजी का जो स्टॉक होता है, अगर उनमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने उसमें कुछ पैसा लगाया है तभी चेंजेस आ रहे हैं, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो चेंज इन कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट के ही बराबर होता है, ठीक है। और इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, क्योंकि निर्माण हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पूंजी अगर आपके पास 10 मशीनरी थी फिर बाद में 12 हो जाती है, इसका मतलब 2 मशीनरी चेंज हुई है, तो चेंज इन कैपिटल कितना हुआ है 2, और इसका मतलब 2 मशीनरी पे आपने पैसा लगाया है एक्स्ट्रा, तो वो 2 मशीनरी पे जो पैसा लगाया है उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। यानी कि आपने कैपिटल जो है वो क्या की, प्रोड्यूस की, फॉर्मुलेट की, ठीक है, फॉर्मेशन हो गया। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और एक नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जितने भी गुड्स आपने खरीदे हैं 1 साल के अंदर, उन सभी को अगर जोड़ दिया जाए तो वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट कहलाएंगी। और ये निकालते कैसे हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ओपनिंग स्टॉक से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट सपोज करते हैं कि 1 मार्च में, यानी कि 1 अप्रैल 2019 को आपके पास 20 मशीन्स थी। उसके बाद फिर 31 मार्च 2020 को जब आपने बुक्स बनाई तो उसमें जो है वो 28 मशीन्स आ गई। तो आपने इन्वेस्टमेंट कितने की, तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है लास्ट वाला वो 28 है माइनस में 20, तो इसका मतलब 8 मशीनरी पे आपने पैसा लगाया है 1 साल के अंदर। तो ये 8 जो होगा वो क्या होगा, ग्रोस इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है, जितना भी हमने गुड्स परचेज किया है। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है टूट फूट हो जाना। तो अब देखो ये जो 8 मशीनरी 20 थी 28 हो गई, 8 मशीनरी हमने खरीदी, पर बाद में जब मैंने देखा तो ये जो 20 मशीनरी मेरे पास पहले से थी उनमें कुछ टूट फूट हो गई। उनमें से 20 मशीन में से सिर्फ 2 मशीन जो है वो खराब हो गई, अब वो चलने लायक है ही नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, इन्हीं जो 8 मशीनरी हैं, तो एक्चुअल में मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट की, एक्चुअल में मैंने तो 6 ही मशीन ही जुड़ी है इसमें सिर्फ, क्योंकि 2 मशीन जो खराब हो गई उसे हमने रिप्लेस कर दिया है। तो डेप्रिसिएशन जब घटा देते हैं, इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट और माइनस डेप्रिसिएशन। थैंक यू। आज का जो सेशन है वो यहीं खत्म होता है। थैंक यू, बाय।